Hello everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. This is day 2 of your MCQ Solving Aptitude Series. अगर आपने हमारा इसके पहले वाला वीडियो देखा है तो आपको पता चल चुका होगा कि इस सीरीज़ में हम क्या करने का ट्राई कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग कि हम बिल्कुल बेसिक नॉलेज से, बिल्कुल लिमिटेड नॉलेज से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, बिना किसी एलिमिनेशन ट्रिक को अपनाएं, बिना किसी फालतू की टेक्निक को अपनाएं और बिना किसी फ्रॉड मेथड को यूज़ किए हुए. जितनी हमारे पास लिमिटेड नॉलेज है उस नॉलेज के बेसिस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे. मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बताई थी कैसे यूपीएससी अपने पहले पेज पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है जो आपको फॉलो करने चाहिए और जिसमें आपके लिए हिडन हिंट भी होते हैं. राइट, जिसने भी पिछला लेक्चर नहीं देखा है पहले वो लेक्चर देख लो, उसके बाद ही आपको ये लेक्चर समझ आएगा. इट्स जस्ट अ 20 मिनट्स लेक्चर, पहले उसको देखना, उसके बाद इस लेक्चर पे आना. उसके बाद हमने इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाए थे आपको कैसे बेसिक इंग्लिश अगर आपको आती है और आपको इकोनॉमी बेसिक पता है कि भाई आरबीआई क्या करता है, सेबी क्या करता है, तो आप ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे. कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत ईजिली, मतलब विदिन 5 मिनट्स ये 6 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते थे. राइट, तो इन 6 क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था. अगर आपको देखना है तो फिर पहले पिछला लेक्चर देखो, उसके बाद इस लेक्चर पे आओ, तभी आपको आगे हम क्या करने वाले हैं वो चीज़ें समझ आएंगी. ओके, याद रखना ये एक लड़ाई है उन लोगों के खिलाफ जो एलिमिनेशन ट्रिक्स बता रहे हैं और जो आपके मन में ये क्रिएट करते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर रूल बना लेना है, यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट लिखेगा तो ये गलत ही होगा. ऐसा नहीं होता है. यूपीएससी साल दर साल स्मार्ट हो चुका है. ये टेक्निक्स अनडाउटेडली 5-6 साल पहले वर्क करती थी, अभी नहीं करती हैं. तो अपनी नॉलेज पे, अपने लॉजिक पे भरोसा रखना rather than any technique. Okay, once you finish watching this video, if you like this video, just let me know in the comment section कि आपको 2024 या 2023 के भी ऐसे ही सॉल्यूशंस चाहिए विद लॉजिक्स, सो आई विल प्रोवाइड दोज एज वेल. अभी एक हफ्ता है ना, आप थोड़ा सा PYQ पे ही फोकस ज़्यादा करो अपना. अभी PYQ एनालिसिस पे जितना फोकस कर सकते हो करो, बिकॉज जितना पढ़ना था पढ़ लिया और वही लिमिटेड नॉलेज से ही अगर आप PYQ में अप्रोच लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो तो इमेंस कॉन्फिडेंस डेवलप होगा एग्जाम हॉल में. राइट, कि आप PYQs अगर लॉजिक से सॉल्व कर ले रहे हो तो आप इस साल का एग्जाम भी लॉजिक से सॉल्व कर लोगे अगर आप डरे नहीं तो. और डर खत्म होगा तभी, कितना भी पढ़ लो डर खत्म नहीं होगा. अगर आपने PYQs को अच्छे से एनालाइज कर लिया तो डर आधे से ज़्यादा खत्म हो जाता है. राइट, सो लेट्स बिगिन विद टुडेज क्लास. लास्ट ईयर कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आए थे जिसमें स्टेटमेंट दिए हैं 2 और पूछा गया था कि ये बातें पूछी गई थी कि ये स्टेटमेंट तो सही ही रहता है, स्टेटमेंट 1 तो सही ही रहेगा सब में. इसमें ये नहीं चेक करना आपको कि स्टेटमेंट 1 सही है या नहीं, चेक करना है कि स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 सही है, दोनों में से एक गलत तो नहीं है, ये दोनों ही 1 को एक्सप्लेन कर रहा है या इनमें से कोई एक 1 को एक्सप्लेन कर रहा है. ये क्वेश्चन पूछ रहा है वो बार बार. राइट, तो मैं आपको सजेशन ये दूंगा कि जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाओ, ये वाले जितने भी क्वेश्चन हैं इनको बिल्कुल लास्ट में अटैम्प्ट करना. पहले इन क्वेश्चन में आपको बहुत टाइम लगने वाला है. राइट, थोड़ा सा समझने का थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, ऑप्शन देख के डर जाओगे. राइट, तो मेरा ये सजेशन मान लो कि इन क्वेश्चंस को, ऐसे जितने भी होंगे 8-10 क्वेश्चन होंगे, इनको एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करना, लास्ट के आधे घंटे इनके लिए बचा के रखना. ओके, यार ऐसा भी नहीं छोड़ा ना, ये इजी होते हैं, बहुत टफ नहीं होते. राइट, बट बहुत टाइम टेकिंग होते हैं. आपका बहुत टाइम इसमें चला जाएगा तो आप ना मिड एग्ज़ाम पैनिक में चले जाओगे कि अरे 1 घंटे में 10 ही क्वेश्चन कर पाया क्या मैं. दैट्स वाई ये क्वेश्चंस आपका टाइम वेस्ट करने के लिए डाले गए हैं. उतने टफ नहीं है, बट हाँ ऑप्शंस ऐसे हैं कि आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. सो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल लास्ट में अटेम्प्ट करना ताकि आपके ये वाले जो क्वेश्चन है जो 2 सेकंड में सॉल्व होने वाले हैं, राइट, बिना किसी नॉलेज के, लिमिटेड नॉलेज से भी आपके 2 सेकंड में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है, वो आप फटाफट कर लो. राइट, 1 आवर 30 मिनट्स आपको फटाफट से इन सारे क्वेश्चन को खरीदने का समय. लास्ट के हाफ आवर में अपना ये सारे क्वेश्चन ना फिनिश करके रिवाइज भी कर लेना कि कुछ OMR भर दिया कि नहीं, सब ठीक है कि नहीं. ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग लेनी ले लेना. लास्ट में आधे घंटे बैठ के इसको आराम से सॉल्व करना, इन वाले क्वेश्चंस को. ऐसे 8-10 तो रहेंगे ही. राइट, तो इनको हम भी लास्ट में देखेंगे. फिलहाल याद रखना कि हमें आगे एक रूल और याद रखना है अपने इसमें कि हमें रॉन्ग पहचानना है. मैंने आपको लास्ट लेक्चर बताया था कि हमें सही स्टेटमेंट नहीं पहचानना है. जैसे सपोज़ ये क्वेश्चन आया, अब इसमें हमें सही स्टेटमेंट नहीं पहचानना है, पहले हमें पकड़ना है कि रॉन्ग क्या है. कोई एक स्टेटमेंट अगर हमें ऐसा मिल जाए जो हमारी नॉलेज के आधार पर लगेगा भाई ये तो बिल्कुल रॉन्ग बात कह रहा है, और वो रॉन्ग बात कहते ही देखना है तुरंत यहाँ पे कि भाई यहाँ पे हम कहाँ तक पहुँचे, ये रॉन्ग हो गया, मतलब कौन कौन से ऑप्शंस कट रहे हैं. इस तरीके से आंसर निकालने से बहुत जल्दी आंसर आता है. इसी कहते हैं MCQ सॉल्विंग एप्टीट्यूड. यूपीएससी ने पेपर 1 को भी CSAT का ही नाम दिया है. राइट, क्यों? क्योंकि इस पेपर में भी वो आपका एप्टीट्यूड चेक कर रहा है. आपको बिल्कुल बैठ के खाली यही नहीं पढ़ते रहना है बार बार. आपको जैसे ही ये पढ़ो और यहाँ पे कुछ गलत कुछ सही लगे तो यहाँ पे भी तुरंत आओ, नीचे भी देखना है आपको तुरंत. ठीक है, कि यहाँ पे क्या क्या एलिमिनेट कर पाया मैं. बहुत बच्चे बस यहीं देखते रह जाते हैं, यहीं परेशान रहते हैं क्या सही है क्या गलत है, कन्फ्यूज रहते हैं, इधर ध्यान ही नहीं देते. अगर आप साइमल्टेनियसली यहाँ और यहाँ दोनों ध्यान रखोगे ना, तब आपका राइट एप्टीट्यूड कहलाएगा MCQ सॉल्व करने का. जब तक आप यहाँ ध्यान नहीं दोगे, सिर्फ यहीं बिजी रहोगे क्या सही है क्या गलत करने में, आंसर निकालने में बहुत टाइम चला जाएगा. जैसे ये क्वेश्चन देखो,
इंडिया अकाउंट्स फॉर अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड ग्लोबली, दस एग्जिबिटिंग अ ग्रेट बूम। चलो मुझे नहीं पता क्या है। India's stock market has grown rapidly in the recent past, even overtaking Hong Kong at some point of time. ठीक है भाई, मुझे नहीं पता स्टॉक मार्केट ग्रो किया रैपिडली कि नहीं, हांगकॉन्ग को पीछे किया है कि नहीं, मुझे नहीं पता, राइट। बट ये ऑप्शन देखो, देर इज़ नो रेगुलेटरी बॉडी, कोई रेगुलेटरी बॉडी है ही नहीं, ईदर टू वार्न द स्मॉल इन्वेस्टर्स अबाउट द रिस्क ऑफ द ऑप्शन ट्रेडिंग और टू एक्ट ऑन अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स इन दिस रिगार्ड। मतलब हमारे देश में कोई रेगुलेटरी बॉडी ही नहीं है स्मॉल इन्वेस्टर्स को वार्न करने के लिए, राइट, या फिर अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स पे एक्शन लेने के लिए हमारे देश में कोई बॉडी नहीं है, ऐसा बोल दिया। ऐसे इतनी बड़ी बात कैसे, इतना बड़ा देश है, कोई तो ऑर्गेनाइजेशन होगा जो इन सब पे नज़र रखता होगा। तो थर्ड तो आप गलत काट सकते हैं अपनी लिमिटेड नॉलेज पे कि ऐसा तो नहीं मेरे देश में कोई रेगुलेटरी बॉडी ही नहीं है, राइट। तो थर्ड जैसे ही गलत काटते धड़ 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 और आपका आंसर आ जाता। ये दोनों आपको नहीं पता था, सिर्फ डराने के लिए रखा गया था, राइट। ये क्वेश्चन देखो, कैपिटल रिसीट क्रिएट अ लाइबिलिटी और कॉज द रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, चलो सपोज आप भूल गए कि कैपिटल रिसीट क्या होती है। बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसीप्ट। सपोज आप एग्जाम प्रेशर में भूल गए कि भाई रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होती है, कैपिटल रिसीप्ट क्या होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। हर किसी के साथ होता है, प्रेशर में चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं, खास करके वो जो फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हैं फ्रेशर्स को, राइट। जो प्रो हो गए हैं उनको तो चलो ये चीज़ समझ आ जाती है, बट फ्रेशर्स काफ़ी प्रेशर में होते हैं तो अक्सर ये चीज़ें भूल जाती हैं, कन्फ्यूजिंग लगती है। बट थर्ड स्टेटमेंट देखो, बहुत कॉमन सा एक बेसिक इकनॉमी है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स अ लाइबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया, कोई उनके लोन चुका रहा है, उस पर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है गवर्नमेंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, पेड नहीं लिखा है, इंटरेस्ट रिसीव किया गवर्नमेंट ने। लोन दिया, इंटरेस्ट भी रिसीव कर रही है गवर्नमेंट। तो इंटरेस्ट रिसीव हो रही है कोई चीज़, अगर इंटरेस्ट में कुछ पैसा आ रहा है ना तो रिसीव हो रहा है, तो वो तो इनकम हुआ ना। वो आपकी लाइबिलिटी कैसे हो सकती है अगर कोई आपको पैसे दे रहा है तो? ये तो इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखा है, लोन पे इंटरेस्ट कमा रही है गवर्नमेंट, तो यहाँ पे इनकम होगा। ये लाइबिलिटी तब होती अगर गवर्नमेंट लोन्स पे इंटरेस्ट पे करती, तो तब ये लाइबिलिटी होती। ये तो रिसीव्ड है, तो ये ऑप्शन तुरंत आप बेसिक इकनॉमी अगर आपने पढ़ी है साल भर, कुछ तो पढ़ के जा रहे हो ना, तो यूपीएससी डज नॉट एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर द थिंग्स, यूपीएससी एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड द कोर कॉन्सेप्ट। तो यही चेक कर रहा था कि यहाँ पे आप पैनिक आके ये पढ़ पा रहे हो, नहीं पैनिक में आके यहीं पैनिक में आ गए, आपका पूरा ध्यान चला गया उस पर कि कैपिटल रिसीप्ट क्या है, बोरोइंग क्या होती है, उस पर ध्यान चला गया, तो आप इस स्टेटमेंट को इग्नोर कर देते, ध्यान नहीं जाता आपका इस पर, और यहीं पे सारी कहानी छुपी थी। जैसे आप थर्ड काटते फटाक से आंसर आ जाता। इसको बोलते हैं डोमिनो इफेक्ट एलिमिनेशन। एक काटने पे आपका पूरा फटाफट आंसर ही आ जाता है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको मिनिमम 3 से 4 सेकंड देने होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम चलो 10 सेकंड से लेना, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए अगर आप इस बात पे बिलीव करते हो कि हाँ लिमिटेड लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। याद रखना, यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, बिकॉज बहुत से फैक्चुअल क्वेश्चन भी है जिसमें आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैपिंग के क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं लगेगा, इधर यू नो द प्लेसेस और नॉट, राइट। सो वो आपको देखना है। बट हाँ, मैं लॉजिक से इतने क्वेश्चन जरूर सॉल्व करवाऊंगा जिससे आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए और आपको ये प्रूव हो जाए कि प्योर लॉजिक से, लिमिटेड नॉलेज से भी पेपर सॉल्व हो जाता है। लोग साल दर साल फिल्म्स ऐसे ईजिली क्रैक करते हैं बिकॉज उनको पता है ये चीज़। वो कोई फालतू के एलिमिनेशन टेक्निक पर रिलाई नहीं करते हैं, वो अपनी बेसिक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं कि क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़ना है और यहाँ पे फटाफट एलिमिनेट करते जाना है और आंसर तक पहुँचना है। दैट्स द की टू सॉल्व द पेपर। यही पेपर को सॉल्व करने का लॉजिकल तरीका है। पेपर, ये पहला पेपर भी एक तरह की लॉजिकल रीजनिंग का ही पेपर है, ठीक है। इसको आप बहुत नॉलेज का पेपर मत समझो, ये पूरा सीसैट है, नॉलेज रीजनिंग का पेपर है। इस तरह से सॉल्व करो, इस एटीट्यूड के सॉल्व करो, और यही एप्टीट्यूड मैं आपके अंदर डेवलप करना चाहता हूँ इस MCQ सॉल्विंग एप्टीट्यूड सीरीज़ के तहत, राइट। सो ये दोनों क्वेश्चन देखे आपने। अभी चलो ये वाला भी देख लेते हैं एक बार क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कि सपोज ये है पहला क्वेश्चन, राइट। स्टेटमेंट 1 दिया है, एज रिगार्ड रिटर्न्स फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क दैन स्टॉक होल्डर्स, राइट। मतलब एक कंपनी में बॉन्ड होल्डर है, वो स्टॉक होल्डर से बहुत लोअर रिस्क पे रहते हैं, ठीक है। ये ओवरऑल बॉन्ड होल्डर और स्टॉक होल्डर की बात कर रहे हैं, ओके। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको लॉजिक लगाने से पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए बॉन्ड होल्डर और स्टॉक होल्डर के बारे में। अगर आपको यही नहीं पता बॉन्ड होल्डर कौन होते हैं, स्टॉक होल्डर कौन होते हैं, तो इस क्वेश्चन को मत अटेम्प्ट करना, राइट। अब साल भर पढ़ाई करी, इतना तो पता है ना भाई, आप किसी से आप बॉन्ड ले रहे हो, मतलब बदले में उसने आपको कुछ पैसे दिए हैं। बॉन्ड होल्डर हो आप किसी कंपनी के बॉन्ड होल्डर हो आप, मतलब आपने उस कंपनी से बॉन्ड लिया है, तो कंपनी ऐसे तो बॉन्ड दे ही नहीं, कुछ पैसा लगाया होगा आपने कंपनी में, तब आपको बॉन्ड मिला है, तब आप बॉन्ड होल्डर कह रहे हो, राइट। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। वैसे ही स्टॉक होल्डर मतलब जिनके पास कंपनी के स्टॉक्स हैं, कंपनी के शेयर्स हैं, ठीक है। कंपनी के बॉन्ड आपके पास होना
कंपनी के शेयर्स आपके पास होना, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आपने सिर्फ कंपनी में इन्वेस्ट किया उसके बदले आपको बॉन्ड मिलेगा, लेकिन अगर आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो आपकी कंपनी में हिस्सेदारी है, जितना शेयर आपके पास है उतना हिस्सा कंपनी का आपके हिस्से है, राइट। तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स जो हैं, स्टॉक होल्डर्स जो हैं, राइट, वो कंपनी के मालिक होते हैं एक तरह से, राइट। बट बॉन्ड होल्डर्स जो होते हैं वो सिर्फ इन्वेस्टर्स होते हैं, पैसा दिया होता है। अब आप सोचो कि आपकी कोई कंपनी है, कोई एक कंपनी है आपकी, राइट। आप सब ने कुछ कुछ स्टॉक्स उस कंपनी के लिए रखे हैं, आपके बहुत दोस्तों की कंपनी है, सब ने थोड़े थोड़े स्टॉक उस कंपनी में ले रखे हैं, राइट। सबका थोड़ा थोड़ा हिस्सेदारी है कि मेरा 25% है, मेरा 10% है, इस तरह से स्टॉक्स ले रखे हैं सबने, राइट। और आपने कुछ लोगों से इन्वेस्ट भी करवाया अपनी कंपनी में, उनको बॉन्ड दे रखे हैं, राइट। अब जब कंपनी का मुनाफा होगा तो सारा मुनाफा पहले आपस में बांट लोगे या पहले इनको दोगे? पहले यही करोगे ना भाई, पहले जिन्होंने पैसा हमारी कंपनी में लगाया पहले उनको दे दो, फिर जो बचेगा हम देखेंगे आपस में कैसे बांटना है। तो बॉन्ड होल्डर को प्रायोरिटाइज करोगे, राइट। पहले तो बॉन्ड होल्डर्स को पैसे दोगे ना, जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसे लगाए हैं। तो यही लिखा हुआ है कि भाई रीपेमेंट पर्पज़ के लिए बॉन्ड होल्डर्स को प्रायोरिटाइज किया जाता है ओवर स्टॉक होल्डर्स, ठीक है। स्टॉक होल्डर्स से बाद में अपना देख लेंगे, पहले भाई जो उन्होंने बॉन्ड लिया उनके पैसे वापस करो, राइट। यही चीज़ यहाँ लिखी है, बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू अ कंपनी वेयर स्टॉक होल्डर्स आर द ओनर्स। बॉन्ड होल्डर सिर्फ पैसा लेंड करते हैं, ठीक है, और स्टॉक होल्डर्स जो हैं वो ओनर होते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे ऐसे देखा करो कि फर्स्ट स्टेटमेंट एक ओवरऑल बात अगर कह रहा है और सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट अगर कुछ स्पेसिफिक बातें कह रहे हैं, राइट। ये ओवरऑल बॉन्ड होल्डर्स और स्टॉक होल्डर्स के बारे में बता रहा है, यहाँ पे बता रहा है स्पेसिफिक कि बॉन्ड होल्डर्स क्या होते हैं, स्टॉक होल्डर्स क्या होते हैं। यहाँ बता रहा है कि बॉन्ड होल्डर्स को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। तो ये दोनों मिल करके बता रहे हैं कि ये क्या है, राइट। भाई यहाँ लिखा है कि बॉन्ड होल्डर्स को प्रायोरिटाइज किया जाएगा, इसका मतलब कि बॉन्ड होल्डर्स कम रिस्क पे रहेंगे दैन स्टॉक होल्डर्स, पहले तो उनका पैसा मिल ही जाएगा, राइट। और ऐसा क्यों है, क्यों कम रिस्क पे है? क्योंकि भाई लेंडर्स जो हैं वो बॉन्ड होल्डर्स लेंडर्स हैं, इसलिए उनको पहले पैसा मिलेगा, स्टॉक होल्डर्स ओनर्स हैं। तो ये स्पेसिफिक बातें इस ओवरऑल स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रही हैं। ये चीज़ देखा करो कि अगर ये ओवरऑल है और ये दोनों स्पेसिफिक हैं और इन दोनों में कोई एक गलत नहीं है तो मतलब ओवरऑल सही ही होगा, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ओके। और याद रखना सबसे पहले स्टेटमेंट 2 और 3 पढ़ना, क्योंकि इनमें से अगर एक गलत हो गया तो आपका 50-50 पे पहुँच जाते हो, एक भी गलत हो गया तो आपके ये ऑप्शन कट जाएंगे, राइट। तो फिर आपका ये रहेगा कि भाई या तो ये रहेगा, ओके, और मतलब फिर यही रहेगा सिर्फ, राइट। अगर इन दोनों में सिर्फ एक सही है एक गलत है, ओके, एक सही है एक गलत है अगर मिल गया तो आपको तुरंत इस आंसर को मार देना है। अगर आपको लगा कि दोनों ही गलत है इन दोनों में तो फटक से आप यहाँ पहुँच सकते हो। तो पहले ये देखा करो कहीं ये दोनों गलत तो नहीं है, एक सही गलत तो नहीं है, फिर तो आपको तुरंत ही आंसर मिल जाएगा, राइट। थोड़ा इतना भी दिमाग लगाना कि मुझे पहले ये पता करना है दोनों सही लग रहे हैं कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 माइक्रो बातें, एक मैक्रो बात की, मैक्रो चीज़ को समझा रही है। जैसे फॉलो यहाँ लिखा है ग्रीन हाउस गैस एमिशन की बात हो रही है, राइट। सर्कुलर इकोनॉमी जो है, सर्कुलर इकोनॉमी मतलब वही रीयूज़ रिड्यूस, ठीक है, ऐसे करके साइकिल चलता रहता है ना। कोई चीज़ आपने वेस्ट फेंक दी, वो रिसाइकिल करके दोबारा बनाई गई, उसको बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। इकोनॉमी में चीज़ें चलती रहती हैं, तो कोई चीज़ बार बार वेस्ट को रिप्रोड्यूस करके यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होता है इससे, ये बात बोली गई है, राइट। तो ये एक मैक्रो पिक्चर बता रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, ओके। अब यहाँ पे 2 माइक्रो चीज़ें बोली गई हैं, जैसे कि सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस करती है यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल्स, राइट। सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस करती है वेस्टेज इन प्रोडक्शन, मतलब रॉ मटेरियल्स का यूज़ को रिड्यूस करती है सर्कुलर इकोनॉमी। हमें जो रॉ मटेरियल है वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो पुराना माल है जो वेस्ट है उसी को हम यूज़ कर लेते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी में फिर वेस्टेज भी कम होता है, वेस्टेज को यूज़ कर लिया जाता है। तो यहाँ पे बताया सर्कुलर इकोनॉमी के क्या माइक्रो यूजेस हैं, और यहाँ पे बताया सर्कुलर इकोनॉमी का क्या मैक्रो इम्पैक्ट है कि अगर आप रॉ मटेरियल्स का यूज़ कम करोगे, आप वेस्टेज को रिड्यूस करोगे तो कहीं ना कहीं आप एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस को कम करोगे। तो ये माइक्रो पिक्चर्स हैं और ये मैक्रो इम्पैक्ट है। तो यही देखा करो कि यह दोनों चीज़ें स्पेसिफिक हैं और ये ओवरऑल है, क्या यहाँ पे माइक्रो चीज़ें की गई हैं, मैक्रो पिक्चर बताई गई है। अगर ये है तो दोनों ही सही हैं और उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, राइट। जब तक इन दोनों में कुछ बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी दिख जाए, भाई ये तो बिल्कुल ही गलत बात बोल रहे हैं, तब तक इनको गलत मत काटना, और गलत काट दिया तो आपका काम आसान हो जाएगा, फिर तो फटाक से आप आंसर पे पहुँच जाओगे, राइट। सो दैट्स हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। बट स्टिल देखो इसमें कितना टाइम लग गया, इसलिए इनको लास्ट में ही अटेम्प्ट करना, वरना आपका मिड एग्ज़ाम पैनिक करना बहुत लाजमी हो जाएगा। मिड एग्जाम पैनिक ना करो, इसलिए जैसे ही क्वेश्चन दिखे छोड़ के आगे बढ़ना। और ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, इनको पहले फटाफट सॉल्व करना। मैपिंग के हो गए, ठीक है, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे हिस्ट्री के जो आपको आते हैं, पहले वो सब करके अपना कॉन्फिडेंस अनदर लेवल पे कर लेना। हो सकता है वो सारे फिर आपके 1-1.25 घंटे में ही हो जाए, 45 मिनट्स होंगे, बैठ के आराम से इनको करते रहना, राइट। ये राजा राम मोहन रॉय का क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, सबको पता है राजा राम मोहन रॉय ने सारी चीज़ें करी थी, तो दिस वॉज ईजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम के बारे में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, क्या क्या किया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। बॉयकॉट ऑफ लॉ कोड्स एंड फॉरेन क्लॉथ, कि जो भी जितने भी फॉरेन के लॉ कोड्स हैं और फॉरेन क्लॉथ से सबको बॉयकॉट किया गया। ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, ओके, एंड रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग दम इन पब्लिक। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट,
तो याद रखो नॉन कोऑपरेशन में हमें ब्रिटिशर्स के साथ नॉन कोऑपरेशन करना था। ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ नॉन कोऑपरेशन करना था, तो हम क्या करेंगे, उनके कोर्ट्स का बहिष्कार करेंगे, उनके लॉस का बहिष्कार करेंगे। तो अगर हमने उनके कोर्ट्स का बहिष्कार कर दिया, गांधी जी का मूवमेंट था, कोर्ट का बहिष्कार कर दिया, तो कुछ अल्टरनेटिव प्रोवाइड करोगे ना भाई। लोगों के डिस्प्यूट्स होंगे तो कहाँ जाएंगे, कोर्ट तो बहिष्कार करके बैठे हैं। इसलिए हमने अपनी पंचायत में भी कुछ डिस्प्यूट्स इस्टेब्लिश करने के लिए, सेटल करने के लिए हमने पंचायत भी इस्टेब्लिश करी, राइट। तो देखो दोनों चीज़ें हैं, कोर्ट्स का बॉयकॉट किया, यहाँ पे हमने अपने डिस्प्यूट सेटल करने के लिए पंचायत इस्टेब्लिशमेंट कर लिया। तो ये दोनों तो सही हो गए, दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं। प्लस गांधी जी स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस को अपनाते थे, याद ना, चौरी चौरा होने के बाद मूवमेंट वापस ले लिया था। तो नॉन वायलेंस ऑल द पीक प्रिंसिपल की जो भी करना है नॉन कोऑपरेशन, वायलेंस के साथ नहीं करना, नॉन वायलेंस तरीके से करना है। तो ये भी सही हो गया। बट ये क्वेश्चन देखो थर्ड, रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक। ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती, फिर मास इतना जुड़ कैसे पाता। अगर ये बोलेंगे कि भाई जो भी टाइटल्स और ऑनर्स हमें अंग्रेज़ों ने दिए हैं, हम उनको अंग्रेज़ों को वापस नहीं करेंगे, अपने पास ही रखेंगे। हाँ, पब्लिक में उन बैजेस को पहनना बंद कर देंगे, उन टाइटल्स को हम पब्लिक में यूज़ करना बंद कर देंगे। ये तो सेल्फिश नेचर हो गया ना भाई, सीधे वापस करो। रिटेन कैसे करूँगा टाइटल, ठीक है, हम तो बहिष्कार करेंगे उनके सारे टाइटल्स है ना। तो लिखा है रिटेंशन ऑफ टाइटल्स, यही गलत कर दिया यूपीएससी ने, राइट। और थर्ड काटते तो पता लगता भाई तीन ही स्टेटमेंट्स नहीं है, तो ओनली 3 कर देते। ओके, तो ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 में डरने की जरूरत नहीं है। इसमें आप एलिमिनेट भले नहीं कर पाओगे, बट ऐसे ऑप्शंस यूजुअली ईजी होते हैं। ओके भाई, गांधी जी सबको ये थोड़ी बोलेंगे सुनो भाई सब लोग ब्रिटिश के मेडल्स और नाइटहुड्स अपने एकदम अलमारी में बंद करके रख दो, बाहर मत पहनना, ठीक है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे ना भाई, सरेंडर करो उनको, बिल्कुल किक ऑफ करो, रिनाउंस कर दो। यहाँ पे रिटेंशन जगह अगर रिनंसिएशन होता, रिनंसिएशन ऑफ टाइटल, तो सही हो जाता। और वही आपने हिस्ट्री की बुक में पढ़ा होता, रिनंसिएशन ऑफ टाइटल्स, और यूपीएससी ने यहाँ रिटेंशन लिख दिया। जल्दबाजी में आप इसको सही कर देते, बोलते हैं हाँ भाई सारे सही हैं। रिटेंशन अलग चीज़ होती है, रिनंसिएशन अलग चीज़ होती है। रिटेंशन मतलब रिटेन करके रखना। ओके, इसीलिए थोड़ा सा ना हिंदी वाला साइड भी देख लिया करो, उसमें आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो। ओके, अब ये क्वेश्चन देखो, एक लिखा हुआ है कि ये एक इरिगेशन डिवाइस है। इरिगेशन डिवाइस है मतलब खेत की सिंचाई हो रही है, इरिगेशन हो रहा है बहुत बड़ी फील्ड में, उसको बोला गया है अराघट। ये बता दिया है कि अराघट क्या है, एक इरिगेशन डिवाइस है। अब उसको एक्सप्लेन किया है कि क्या ये वाटर बैग था मेड ऑफ लेदर, जो कि पुली के द्वारा पुल किया जाता था। क्या ये लार्ज व्हील था अर्थन पॉट का, जो कि आउटर एंड पे स्पोक से बांधा गया था, राइट। दूसरा, अ लार्ज अर्थन पॉट ड्रिवन बाय द बुलक्स से एक बहुत बड़ा अर्थन पॉट को ड्राइव किया जा रहा है। अ लार्ज वाटर बकेट पुल्ड अप बाय द रोप डायरेक्टली बाय द हैंड। अब बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक इरिगेशन डिवाइस है। ओके, पहले तो ऐसे क्वेश्चन में आप वर्ड स्प्लिट किया करो, हिस्ट्री के जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कोई टर्म दे देते हैं, कोशिश किया करो, ये सब संस्कृत के वर्ड मेनली होते हैं, इनको कोशिश किया करो कि अपने नॉर्मल डे टू डे वर्ड से क्या लिंक पा रहा है। लिखा है घट्टा, घट्टा को आप याद है ना, घड़ा घड़ा बोलते हो, घड़ा। तो इतना तो श्योर होना चाहिए था कि मिट्टी के घड़े की बात तो हो रही है। अब मिट्टी के घड़े की बात पे यहाँ 2 ही जगह हुई है, एक तो ये हुई है, एक तो ये हुई है, यहाँ पे नहीं हुई है कहीं। तो 50-50 तो डायरेक्ट पहुँच जाए घट्टा को, अगर आप घड़ा समझ लेते तो, राइट। यहाँ पे देखो स्पोक्स लिखा हुआ है। स्पोक्स आप यूजुअली कहाँ पढ़ते हो, मैंने नेशनल फ्लैग में पढ़ते हो ना, चक्र हैं उसमें 24 स्पोक्स हैं, पढ़ते हो ना, क्या है वो, चक्र। तो यूजुअली संस्कृत में जो चक्र, अरा, चक्रा के लास्ट में अरा आ रहा है ना, वो अरा का मतलब यही होता है, व्हील्स ही होता है। व्हील्स घट्टा, यानी ऐसा घड़ा जो व्हील्स से बंधा हुआ है। ओके, तो थोड़ा दिमाग लगाते, स्पोक्स को चक्रा लिखते, थोड़ा दिमाग लगाया करो, राइट। आपको यहाँ तक तो पहुँच गए हो ना भाई कि ये दोनों ही हैं। ओके, इन दोनों ही हैं। अब देखो इनमें क्या क्या लगा, ध्यान से पढ़ो। स्पोक्स लिखा हुआ है, स्पोक्स ध्यान दो, आपने और कहीं कुछ पढ़ा है क्या स्पोक्स का। हाँ, स्पोक्स को तो हम अशोक चक्र बोलते हैं, हमारे झंडे में है अशोक चक्र, चक्रा, अरा, थोड़ा मैच करा, ठीक है, ये तो पोएम हो गई, राइट। अराघट। तो इस तरह से आप इस आंसर तक पहुंच सकते थे। वैसे भी लॉजिकल देखो, अगर कोई इरिगेशन डिवाइस है, ओके, तो आप एक मटका जो है बैलगाड़ी पे लेके ऐसे खुद थोड़ी डालते फिरोगे खेत में। आप सोचोगे चीज़ें ऑटोमेटिक हो, तो आप क्या करोगे, बहुत सारे मटकों को बांध दोगे एक बहुत बड़े व्हील पे। मटकों को बांध दिया बहुत बड़े व्हील पे, थोड़ा दिमाग लगाओ ना, इधर व्हील है, इधर व्हील है, इधर मटके बंधे हुए हैं, वो व्हील चल रहा है, मटके से पानी गिर रहा है, अपने आप इरिगेशन हो रहा है, राइट। यही होगा ना, एक बहुत बड़ी फील्ड है। तो ये थोड़ी है कि भाई एक बहुत बड़ा सर्टन पॉट लिया और बुलक से ऐसे गिराते हुए चल रहे खेत में, ठीक से सच्चाई हो ही नहीं पाएगी। तो लॉजिक से लगाते इरिगेशन डिवाइस था, तो यू वुड हैव एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं होता तो ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ता, आप भी मत छोड़ना। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा ऐसे सब जगह आप कर पाओगे ये चीज़, बट याद रखना हिंट भी देता है थोड़ा बहुत, तो हिंट पे ध्यान देना। कोशिश करना कि 5-6 मिनट में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो, थोड़ा दिमाग लगा के। दे आर डूएबल। डर मत जाना कि यार घट्टा मुझे पता ही नहीं है तो भाई आगे बढ़ो, ऐसे मत करना, राइट। ये क्वेश्चंस भी बिल्कुल फैक्चुअल नहीं कहेंगे, इनमें भी लॉजिक लगता है, और यूपीएससी ने अगर हिंट दे दिया इरिगेशन डिवाइस तो बहुत बड़ी बात है, राइट। अब ये क्वेश्चन जैसे है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगेगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, पता है मत विलास महेंद्र ब्रह्मन, तो यू विल बी एबल टू डू इट। बहुत आसान फैक्ट है, राइट। मतलब जो भी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं उसको पता ही होता है, तो इट्स इजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन गलत मत करके आना, पढ़ के जाना, एक बार रिवीजन बेसिक करके जाना, ओके।
और अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं आता तो छोड़ देना, इसमें कोई रिस्क मत लेना। ओके, क्योंकि आपको राजाओं के नाम ही नहीं पता है तो फिर क्या ही पढ़ोगे, राइट, क्या ही कर पाओगे, क्योंकि ये तो टाइटल्स हैं, इसमें थोड़ी बता सकते हो कि भाई सिम्हा विष्णु है तो विचित्र होगा, ऐसे थोड़ी कर सकते हो ना। तो ये ईजी है या तो बिल्कुल ही टफ है आपके लिए। अगर आता है तो ईजी है, नहीं आता है तो टफ है, जस्ट लीव इट। ओके, अगेन फाइन किसके टाइम पे है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, यू मस्ट अटेम्प्ट इट, राइट। अब ये क्वेश्चन देखो, पूछा था कि किसने जो है सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन की थी अगेंस्ट किंगडम ऑफ श्री विजय। श्री विजय के किंगडम में किसने मिलिट्री कैंपेन की थी। अब आपके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। वैसे तो उस साल वो करंट अफेयर्स में न्यूज़ में था इसलिए पूछा गया था, बट आपको नहीं पता किंगडम ऑफ श्री विजय क्या है, कहाँ है, लेकिन लिखा है पावरफुल मैरीटाइम स्टेट था ये, एक मैरीटाइम स्टेट था श्रीनगर, राइट। कहाँ पे था, मलय पेनिनसुला, सुमात्रा जावा में था, मतलब साउथ ईस्ट एशिया में था। और इंडिया से किसी ने नेबरिंग आइलैंड पे अटैक किया था, मतलब साउथ ईस्ट एशिया में इन लोगों पे कैंपेन करी थी इंडिया में, राइट। इंडिया यहाँ है, साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, मलय पेनिनसुला जावा वगैरह, राइट। तो इंडिया में क्या हुआ, कौन कौन है देखो, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूटा, इसलिए डायनेस्टी का नाम भी लिख दिया। आपको राजा ना पता हो, डायनेस्टी तो पता है ना, प्रताप रुद्र ऑफ ककातिया, राजेंद्र वन ऑफ चोला, विष्णुवर्धन ऑफ होयसाला। तो ये बताओ, यहाँ से अगर आपको साउथ ईस्टर्न नेशन में जाना है तो समुद्र के रास्ते जाना पड़ेगा। आपके पास नेवी होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये भी मैरीटाइम फोर्सेस हैं, राइट। तो नेवी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और नेवी का जिक्र आता ही सबसे पहले कौन सा एम्पायर आता है, चोला एम्पायर आता है। नेवी का जिक्र होता ही सबसे पहले आपके दिमाग में, तो विदाउट एनी डाउट आपको राजेंद्र चोला तुरंत मानना चाहिए था, क्योंकि चोलाज ही हैं जो जिनके पास नेवी थी, ठीक है। राष्ट्रकूटास कहाँ थे, सेंट्रल डेक्कन में थे। ककातियास भी डेक्कन आंध्रा रीजन में हुआ करते थे, राइट। होयसालास कर्नाटका में थे, राइट। होयसालास अपने टेम्पल्स के लिए पॉपुलर है, अपनी नेवी के लिए नहीं। चोला हैं जो अपनी नेवी के लिए पॉपुलर है। जब भी आपने चोला पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा भाई अनडिस्प्यूटेड नेवल किंग्स तो यही थे चोला, तो तुरंत करना था ये क्वेश्चन। यहाँ पे यूपीएससी ने क्या किया, यूपीएससी ने आपके साथ खेला कर दिया। महाजनपद की आप कैपिटल याद करके जाते हो, यूपीएससी ने रिवर्स पूछ ली। बट अगर आपने इन महाजनपदास को मैप में देख के गए होते तो आपको इनकी लोकेशन पता होती। कंबोज थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट में है, राइट, ये आपको ध्यान होता। असमक थोड़ा सा साउथ में है, राइट, तो आपको पता होता हाँ भाई थोड़ा सा नीचे तो था ये, ओके। असमक बहुत नीचे था, सारे महाजनपद यहाँ थे, असमक यहाँ पे था। आपने बेसिक एनसीईआरटी का मैप भी देखा होता ना, आपके दिमाग में रहता। तो आप महाजनपद, उनकी कैपिटल, उनकी लोकेशन देख के जाना, ठीक है। और ये क्वेश्चन उससे डुएबल था, ठीक है। कोशाल जो है, कोशाल सबको पता है अयोध्या में है, अयोध्या कोशाल की कैपिटल है, राइट। श्रावस्ती वगैरह कोशाल अयोध्या के पास है। और अयोध्या में कौन सी नदी है, सरयू, इतना ज़्यादा पॉपुलर है नदी, सरयू नदी अयोध्या की, तो ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अवंती में इतना आप पढ़ते हो, अवंती उज्जैन में है, अवंती उज्जैन में, राइट, ये तो फेमस है। अब उज्जैन कहाँ है, एमपी में है ना, तो अवंती भी एमपी में हो गया। अब लिखा है कि महानदी मतलब एमपी में है। आप बताओ आपने महानदी, यहीं देखो ज्योग्राफी और हिस्ट्री मिक्स भी होती है, इसलिए आपको 360 डिग्री होलिस्टिक प्रिपरेशन करनी चाहिए। महानदी कहाँ पे है, ये भी थोड़ा सोचो ना, महानदी किस एरिया में है। महानदी आपने मैप में पढ़ा होगा भाई, उड़ीसा छत्तीसगढ़ ईस्टर्न कोस्ट से बहती है, तो एमपी में कहाँ से आ गई महानदी। तो ये तो तुरंत ही काटना चाहिए था। और जैसे ही थर्ड कटा, आपको समझ आ गया भाई ऑल ऑफ द फोर नहीं है, यहाँ पे नज़र रखनी है, क्योंकि एक तो गलत कर चुका हूँ मैं, तो ऑल द फोर तो नहीं है, एक ऑप्शन आपका काट दिया, ठीक है। अब आप यहाँ तक पहुँच गए हो। अब आगे देखो, कंबोज, अगर आपको मैप याद हो, कंबोज, राइट, उधर नॉर्थ वेस्ट में है, राइट, तक्षशिला वगैरह के आसपास। तो ये कंबोज वाला रीजन अगर आप ध्यान से देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में था, ओके। और ये कंबोज अगर नॉर्थ ईस्ट में था तो यार देखो विपास नदी किससे मैच कर रही है, ब्यास नदी से, वो भी नॉर्थ ईस्ट पंजाब वाले रीजन में है, राइट, अफगान फ्रंटियर पे। तो ये सही मान सकते थे आप, विपास ब्यास, राइट। जब नदियों के आप एंशिएंट नाम पढ़ते हो तो भी आप ये पढ़ते हो विपास ब्यास का ही नाम था, ओके। अश्मक, जब आप 16 महाजनपदास को मैप पे देखते हो तो आप देखोगे अश्मक जो है थोड़ा बाहर दिखेगा आपको, राइट। सिर्फ एक ही है जो विंध्यास के साउथ में आपको दिखेगा, वो है अश्मक, राइट। मैप में थोड़ा सा ध्यान अगर आपको हो तो, है ना। तो ये सदर्न महाजनपद है, और इसको क्योंकि साउथ की रिवर्स कौन सी हैं, गोदावरी वगैरह हैं, इसको दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। तो साउथ का है तो ये सही होगा, मतलब कि ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है, सिर्फ एक ही गलत था, राइट। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाते, लॉजिक लगाते, ऐसे ही सॉल्व करना बता रहा हूँ मैं, देखो आपको कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए, बट लिमिटेड नॉलेज ही चाहिए। ये तो जरूरी नहीं आपको रटा हो भाई असमक गोदावरी में था, कंबोज विपास में था। यू नीड नॉट टू लर्न ऑल दिस। जितना आपने पढ़ाई करी है, आपको इन नदियों की लोकेशन पता है अगर, और इनकी आपको लोकेशन पता है, तो आप मैच कर ले जाओगे, राइट। डरना मत कि मैंने तो भाई महाजनपदास की कैपिटल याद की थी, इसने तो महाजनपदास की नदियाँ पूछ ली। डरना बिल्कुल नहीं है, सब हो जाएगा। आपने मैपिंग तो पढ़ी है ना ज्योग्राफी की, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है, सिर्फ ये गलत था, ओके। लिमिटेड नॉलेज पे अपने भरोसा रखना, एग्ज़ाम में कुछ भी ऐसा नहीं है जो ऐसा आया है जो आपने नहीं पढ़ा है, राइट।
ऐसा जो आया होगा उनको छोड़ देना, बट मैक्सिमम क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन यूपीएससी देता है आपको जो आपने पढ़ा है वहीं से, कि आप कट ऑफ इजली क्लियर कर लो। बस अगर आप डरोगे नहीं तो, आपकी सांसें एकदम रुकी नहीं होंगी तो, ठीक है। डर गया जो वो मर गया, ये कहावत यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत लागू होती है। डर गया तो मतलब समझ लो मर गया। डरना नहीं है। हो सकता है आपको एग्ज़ाम के एक रात पहले नींद ना आए पूरी, ठीक है, हो सकता है आप सो ना पाओ ठीक से, बट रिमेंबर दिस थिंग, उस चीज़ को लेकर सुबह गिल्ट में मत रहना कि अरे मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई। आपके ब्रेन के पास इतना पोटेंशियल है कि वो 72 आवर्स तक बिना सोए अपने फुल एफिशिएंसी पे काम कर सकता है, अगर आप चाह लो तो, इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड इनफ। बहुत से लोग अभी यही कोशिश करें भाई टाइम पे सो जाओ, टाइम पे उठ जाओ। अरे भाई थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो, फोकस करो इन सब चीज़ों पे। सोना, खाना, पीना ये सब सेकेंडरी है अभी आपके लिए, ठीक है। जुनून होना चाहिए अंदर से कि मुझे भाई पूरा फोकस यहाँ रखना है। क्या सोना खाना इन सब में परेशान हो रहा है यार। नींद आएगी सो जाएंगे, नहीं आएगी नहीं सोएंगे। एग्ज़ाम देने से मतलब है। एकदम खुद को MCQ सॉल्विंग एप्टीट्यूड में घुसा लो लास्ट के 1 वीक में, यही आपके लिए ट्रिप होनी चाहिए। जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे, अभी मॉक टेस्ट वगैरह फुल लेंथ 1-2 भले दे देना, बट कोशिश करो उनसे दूर ही रहो। पूरा फोकस PYQ पे ले आओ लास्ट 2-3 ईयर्स के। अगर आपको चाहिए मैं करवाऊँ तो बताओ, मैं ही करवा देता हूँ, ओके। बट ध्यान देना कि बहुत ध्यान से चीज़ों को सॉल्व करना। जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर अभी आप तुरंत जाओ 2024 के क्वेश्चन देखो, वो भी ऐसे ही सॉल्व होंगे लॉजिक से, ओके। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, काम रखना है, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, है ना। अब ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं तुरंत छोड़ दो, इन पे भागना नहीं है, ओके। ऐसे क्वेश्चन रहेंगे 2-4, नहीं बताऊँगे आप, इनमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी, कोई लॉजिक नहीं है, लिमिटेड नॉलेज ही काम नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ही नाम नहीं सुना होगा आपने, तो काट देना तुरंत, है ना। दिस वन इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। नॉन कोऑपरेशन के बारे में बेसिक सही बातें लिखी हुई हैं, ओके, दोनों ही सही है। नेक्स्ट पेज पे ज्योग्राफी क्वेश्चन है। ज्योग्राफी के मैपिंग क्वेश्चन तो आपको पता होने चाहिए, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगी। मैपिंग आती है तो यू विल बी एबल टू डू इट, नहीं आती तो नहीं कर पाओगे। हाँ, ज्योग्राफी के क्वेश्चन में एक बात पे ध्यान देना, एक रूल ज्योग्राफी का है, जैसे मैंने इकोनॉमी में आपको बताया कि आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए और आपको कुछ बेसिक अथॉरिटीज़ का पता होना चाहिए, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। आपको पता होना चाहिए भाई लोन पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो लाइबिलिटी नहीं है, वो इनकम है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए बेसिक, ओके। इतना ही पता होना चाहिए इकोनॉमी में। वैसे ज्योग्राफी में आपको जब ज्योग्राफी के स्टेटमेंट्स दिखे ना बहुत ज़्यादा, तो उनमें ब्रॉड कॉन्सेप्ट से फोकस करना। ध्यान से मेरी बात सुनना कि आपको जब ज्योग्राफी के क्वेश्चंस दिखे तो आप ब्रॉड कॉन्सेप्ट से फोकस करना, बहुत ज़्यादा फैक्ट से फोकस मत करना कि अगर उस स्टेटमेंट में कोई फैक्ट लिखा हुआ वहीं उलझ गए कि भाई सही फैक्ट है गलत फैक्ट है, राइट। तो ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन, अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड है, तो उनमें फैक्ट्स यूजली सही होंगे। आपको देखना है वो कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं, कॉन्सेप्ट तो गलत नहीं दिया है, ठीक है। तो आप उस क्वेश्चन के फैक्ट्स में उलझ मत जाना, ब्रॉड कॉन्सेप्ट पे फोकस करना कि कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखना स्टेटमेंट सही है कि नहीं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ही बताता हूँ कैसे ये चीज़ आपके काम आएगी, ओके। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कोई इकोनॉमिक सर्वे के बहुत डेटा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टर्मरिक के बारे में पूछा है। अब टर्मरिक किसी घर में नहीं होती, घर घर में किचन में टर्मरिक मारी मारी फिर रही है। कोई खा रहा है, कोई फेंक रहा है, कोई लगा रहा है शादियों में। शादी में टर्मरिक लगा रहे हैं हम, समझ रहे पूरी बॉडी पे। तो बिल्कुल इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर हो, कोई डाउट नहीं है, तभी तो इतना कर रहे हैं हम वेस्ट, राइट। तो अनडिस्प्यूटेड किंग है टर्मरिक। पहली बात तो स्पाइस है, ये भी याद रखना। और स्पाइस है मतलब सदर्न स्टेट में होगा स्पाइस है, तो तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु सही है ना। मेजर टर्मरिक प्रोड्यूस, पता है ना, टर्मरिक एक स्पाइस है, स्पाइसेस मेजरली साउथ में ही होते हैं, पता है आपको, तो बिल्कुल सही ये भी होगा। और लिखा है इंडिया में मोर देन 30 वैराइटीज़ ऑफ टर्मरिक ग्रोन इन इंडिया। ये नहीं लिखा कि भाई 30 वैराइटीज़ होती हैं, मोर देन लिखा है, तो हो सकता है भाई टर्मरिक की और ही वैराइटीज़ हो, 30 से ज़्यादा हो सकती हैं। तो कोई भी ऐसा एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है जो आप गलत काट दो। एग्जैक्ट नंबर नहीं लिखा है कि भाई ओनली 30 वैराइटीज़ ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया। ये होता तो आप खतरे घंटी बच जाती है आपकी कि ऐसा है क्या, ठीक है। और तब इसको गलत भी काटते हैं आप लॉजिक के थ्रू कि ऐसे कैसे बोल दिया भाई कि सिर्फ 30 वैरायटी, मैं कोई और ढूंढ लूँगा कल को, तो राइट। तो मोर देन 30 यूपीएससी ने खुद आपको एक सॉफ्ट जोन दे दिया है कि हाँ ये सही है, ओके। तो थोड़ा सा एग्जामिनर के पैटर्न को समझने की कोशिश करो, इसीलिए PYQ देखने को बोल रहा हूँ। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ओके। क्या याद रखना है कि हल्दी एक स्पाइस है, और हल्दी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हर किचन में होता है, बहुत सारे कामों में हल्दी का इस्तेमाल होता है। एक स्पाइस है तो साउथ से होगा। और यस, हल्दी इतना ज़्यादा होता है हमारे देश में कि भाई प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर तो हम होंगे ही, है ना। एक चीज़ और देखो, यहाँ लिखा है मोर देन 30 वैराइटीज़। तो आप फैक्ट्स में उलझना मत, ज्योग्राफी क्वेश्चन है अगर, राइट, तो फैक्ट्स में उलझना नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंसेस ऑफ फेनोमेनन ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करे, उस जो फेनोमेना था उसके बारे में बताना है हमें, ओके, कि कौन कौन से उसके एविडेंस हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ था। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आपने पूरा वर्ल्ड मैप पहले अपने माइंड में इमेजिन कर लो, आंख बंद करके। ऐसे क्वेश्चन आए तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मतलब कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करना है ना। अब हर किसी को पता है भाई साउथ अमेरिका का जो ईस्टर्न पार्ट है वो अफ्रीका के
वेस्टर्न पार्ट से जाके फिट हो जाता है। ये सब चीज़ें हमने देखी हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में, है ना, कि भाई जो ब्राज़ील वाला है वो वेस्टर्न अफ्रीका में जो घाना वगैरह है वहाँ से जाके फिट हो जाएगा अगर जिक्सा पजल बनाया जाए तो, है ना। तो बिल्कुल सही बात है कि बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स फ्रॉम ब्राज़ील कोस्ट मैचेस विद दोज ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका, मतलब ईस्टर्न साउथ अमेरिका और वेस्टर्न अफ्रीका की चीज़ें मैच हो रही हैं, रॉक्स वगैरह, है ना। वही चीज़ यहाँ बोली गई है कि गोल्ड डिपॉजिट जो घाना में मिले यानी अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट से जो गोल्ड वगैरह मिले, वही चीज़ इधर अमेरिका के वेस्ट ईस्टर्न से ब्राज़ील वगैरह से मिले, राइट। तो बिल्कुल सही बात है, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का एविडेंस है, इसमें दिक्कत क्या है ना। यही तो आपने पढ़ा है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यही तो होता है ना, कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करके पहले एक ही चीज़ फिर अलग अलग हो गए, ड्रिफ्ट अपार्ट, राइट। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। तीसरा देखो, द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे बहुत से लोग आके अटक गए। एग्जामिनर वॉज ट्राइंग टू इंटिमिडेट यू विद दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, उसको पता था ये दोनों तो आप कर लोगे, यहाँ पे आप इंटिमिडेट हो जाओगे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, कोई एक जाइंट सुपर कॉन्टिनेंट था वो अलग अलग पीसेज में जाके स्कैटर्ड हो गया, यही तो है ना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था अलग अलग पीसेज में स्कैटर्ड हो गया, है ना। अब आपको पता है कि भाई गोंडवाना सिस्टम जो है अगर सिर्फ इंडिया में ही होता है, इसका मतलब कभी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ ही नहीं, कहीं तो और भी होगा ना सिस्टम, कहीं से तो अलग होकर आया हुआ है इंडिया में। तो गोंडवाना सिस्टम भी कोई इससे अछूता नहीं है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का, वर्ल्ड का ही पार्ट है, राइट। तो गोंडवाना सिस्टम जो इंडिया का है वो भी आपको मल्टीपल सदर्न लैंड मासेस में मिल जाएगा, एंटार्क्टिका में मिलेगा थोड़ा सा उसका पार्ट, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, साउथ अमेरिका में मिलेगा, यही तो इस थ्योरी का प्रूफ है। यहाँ पे आप कंफ्यूज क्या हो जाता है, आपको पता है भाई गोंडवाना सिस्टम जो है थोड़ा बहुत लैंड मासेस उसके सदर्न हेमिस्फीयर में मिलेंगे कहीं ना कहीं, साउथ से ही मूव होकर इंडिया की तरफ आया है ना ड्रिफ्ट होके, तो कहीं ना कहीं सदर्न हेमिस्फीयर में गोंडवाना सिस्टम का पार्ट हमें मिल जाएगा, ये आपको पता है इतना। आप कन्फ्यूज होते 6, और यही मैंने बोला कि ज्योग्राफी में ओवरऑल कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, फैक्ट्स पे ध्यान मत दो। 6 फिक्स वो सही होगा, यूपीएससी आपको ये नहीं चेक करेगा, ठीक है। तो याद रखना ओवरऑल कॉन्सेप्ट अगर सही है तो फैक्ट्स के बलबूते पे स्टेटमेंट को गलत मत करके आना, मेरी हिदायत याद रखना। तो यहाँ पे ये तीनों ही सही स्टेटमेंट है, ओके। अब अगर आपको यहाँ पे डाउट भी था इस ऑप्शन में, तब भी जैसे ही आप ये और ये तो सही मान लेते आप और फर्स्ट एंड सेकंड सही मानते हैं 50-50 पहुँच जाते हैं आप, ठीक है। यहाँ लिखा है फर्स्ट एंड थर्ड ऑनली, ये काट देते हैं, यहाँ लिखा है सेकंड थर्ड ऑनली, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट एंड सेकंड तो सही है, तो आपको बस ये पता लगना था थर्ड सही है कि नहीं, 50-50 तक तो आप आ जाते जैसे ही आप ये दोनों सही कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी देखते रहा करो कि मेरा ये दोनों सही है, मतलब मैं 50-50 तक पहुँच चुका हूँ, मुझे यहीं पे ध्यान देना है इन दोनों में थर्ड है कि नहीं, थर्ड है तो मतलब ये ऑप्शन है, थर्ड गलत तो मतलब ये ऑप्शन है, राइट। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बिल्कुल डरना नहीं था इसमें। देखो, अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज दैन इन इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स, राइट। अब सपोज आपको नहीं पता सब ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, टेम्परेट क्या होता है, एग्जाम में इतना बिजी हो गया कि ये सब भी भूल गए, बट इक्वेटोरियल तो पता है, पोलर तो पता है, इक्वेटोरियल इक्वेटर पे होते हैं, पोलर रीजन बिल्कुल टॉप पे होते हैं जहाँ बर्फ़ वर्फ होती है वहाँ। इक्वेटोरियल रीजन जब आपके मन में आता है अमेज़न कॉन्गो बेसिन से याद आते हैं ना, जहाँ हर दिन बारिश होती है, पता है ना इक्वेटर पे हर दिन बारिश होती है। इतनी बारिश जहाँ पे होगी, क्या वहाँ पे ड्राई और डस्ट होगी? नहीं होगी बिल्कुल भी। डस्ट कैसे आएगी जब रोज़ बारिश हो रही, मॉइस्चर इतना ज़्यादा है। सिमिलरली पोलर रीजन में आप समझ लो एंटार्क्टिका पूरी तरह सॉलिड आइस स्नो से कवर्ड होता है, तो क्या यहाँ पे आपको लगता है डस्ट उड़ेगी? तो बिल्कुल सही बात है कि इक्वेटोरियल और पोलर रीजन से ज़्यादा डस्ट तो कहीं भी होगी, क्या सब ट्रॉपिकल क्या टेम्परेट एरियाज। अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एटमॉस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट दैन इन इक्वेटोरियल एंड पोलर। बिल्कुल इक्वेटर और पोलर एरियाज से ज़्यादा डस्ट तो कहीं भी होगी, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया कि सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स, तो ये तो अगर ये सही है तो ये सही हो ही नहीं सकता, बिल्कुल ही गलत है। आपने ऊपर तो बोला कि वहाँ होती है और ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि इक्वेटोरियल और पोलर से तो ज़्यादा ही है। अब अगर यहाँ पे ड्राई विंड्स नहीं चलेंगी तो डस्ट कैसे उड़ेगी? ड्राई विंड्स चलना जरूरी है, तभी तो टेम्परेट में डस्ट उड़ेंगी, राइट। और डस्ट उड़ाना है क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट सही किया हमने इसको, तो ये गलत हो जाएगा। तो यानी कि ये सही है और ये गलत है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, छुपे होते हैं प्रेशर के पीछे। आपके प्रेशर के पीछे आपकी सक्सेस छुपी हुई है, याद रखना इस चीज़ को। मैंने बार बार बोला है, फिर से बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस प्लस कॉमन सेंस इज इक्वल टू सक्सेस। प्रेशर हैज़ नो रोल इन द एग्ज़ाम, राइट। प्रेशर बिल्कुल लेके मत जाना। देखो, ये भी एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोला हुआ है कि भाई इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक्स, chalk is known as very permeable rock। chalk बहुत permeable है, whereas clay is known as quite an impermeable और least permeable rock। ऐसे बोल दिया, चलो आपको नहीं पता। chalk is porous and hence can absorb water लिखा है कि मतलब ये भी बता दिया कि पोरस चीज़ें जो है वो वाटर अब्जॉर्व करती हैं। आपको भी बता दिया यूपीएससी ने, अगर आपको नहीं पता भाई पोरस क्या होता है तो यूपीएससी ने बता दिया कि कोई चीज़ अगर पोरस है तो वो वाटर अब्जॉर्व करेगी, हिंट दे दिया। और उसके ठीक नीचे लिख दिया कि क्ले इज़ नॉट एट ऑल पोरस। क्ले जो है वो पोरस है ही नहीं। आपको नहीं पता मिट्टी भी वाटर अब्जॉर्व करती है, क्ले मिट्टी वाटर अब्जॉर्व नहीं करती है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, राइट।
ये गलत होता है, ये तुरंत डोमिनो इफेक्ट लग गया यहाँ पे। जहाँ भी लिखा है कि भाई थर्ड सही है वो गलत हो गया तुरंत, क्योंकि थर्ड तो गलत है स्टेटमेंट, राइट। तुरंत आप आंसर तक पहुँच जाओगे कि सेकंड और थर्ड में से सिर्फ एक ही सही है, एंड दैट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये भी तो गलत हो सकता, ये भी तो हो सकता है आंसर, क्योंकि स्टेटमेंट 2 भी हो सकता है गलत हो। तो स्टेटमेंट 2 देख लो एक बार। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? कह रहा है चॉक इज पोरस एंड हैंड्स कैन ऑब्जर्व वाटर। चॉक बेसिक पता है, ब्लैक बोर्ड पे चॉक से लिखते हो, क्या उसको पानी डालोगे ऑब्जर्व नहीं कर लेती है चॉक? तो ये भी सही है, राइट। बट ये गलत है, इसलिए इनमें से एक ही सही है स्टेटमेंट 2 और 3 में से। दैट्स वाई दिस विल बी द ओनली आंसर। ओके, ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जो ट्रिक वाले हैं उनकी ट्रिक ऐसे फेल होती है ना, जो एलिमिनेशन ट्रिक लगाता है। देखो, विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस। यहीं एवरीवेयर पे एग्जामिनर ने ट्रैप सेट कर दिया, जो लोग टेक्निक लगा के आते हैं उनके लिए। वो एवरीवेयर देखते इसको गलत काट देते। बट सोचो ना कि एटमॉस्फेयर अगर नहीं है अर्थ पे, मतलब एटमॉस्फेयर कहीं भी नहीं है, तो एटमॉस्फेयर ही है जो हीट मेंटेन करके रखता है, हीट को ट्रैप करके रखता है। अब अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं है अर्थ पे, तो टेम्परेचर तो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट चला ही जाएगा अर्थ का टेम्परेचर, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही है जो ऐसी गैसेस को होल्ड करके रखता है, ट्रैप करके रखता है। अब अगर एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो एटमॉस्फेयर कहीं भी नहीं है ना, और अगर कहीं भी नहीं है तो हर जगह फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा पूरी अर्थ पे। इसमें कोई एक्सट्रीम वाली बात तो है नहीं। दिस वॉज द ट्रैप सेट बाय द एग्जामिनर फॉर दोज हु ब्लाइंडली फॉलो द ट्रिक्स एंड एलिमिनेशन टेक्निक्स। ठीक है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इनमें डरना मत। ओके, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, पता है भाई गोकुल मतलब गाय से जुड़ा हुआ कोई मूवमेंट है, राइट, काऊ कैटल वगैरह से, और गाँवों के रूलर को अपलिफ्ट करने के लिए। कुछ ऐसा नहीं है जो आपको लगे गलत है, ठीक है। स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को अपलिफ्ट करने के लिए, मेनली इंडिजिनस कैटल और बुफेलो की रियरिंग के लिए। तो गोकुल है तो कैटल बुफेलो के लिए ही होगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, कुछ ऐसा नहीं है जो गलत हो, तो इनको ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाया करो, तुरंत दोनों सही कर दिया करो। ओके, जब तक आपको कुछ अलार्मिंग ना दिखे तब तक सही ही मानना चीज़ों को, है ना। जब आप गलत ढूंढने चलोगे ना, तभी आपको गलत मिल जाए ज़रूरी नहीं है। जब आपको गलत चीज़ दिखेगी तुरंत आपके दिमाग में घंटी बजेगी। तो घंटी नहीं बज रही है तो ज़बरदस्ती घंटी मत बजाना। जब घंटी बजे कि हाँ भाई यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, तो फिर तुरंत अलर्ट होके तब देखना कि अगर इसको मैं गलत काट दूँ तो यहाँ क्या क्या बचता है ना। बट नॉर्मल स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं जिनमें कुछ डाउट नहीं हो रहा, तो दोनों ही सही होंगे। देखो फिर से ऐसा वाला स्टेटमेंट आ गया। इसमें याद रखना, मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट 1 पे चक्कर मत पड़ना कि 1 सही है कि गलत है। 1 हमेशा सही ही रहता है। इसमें पता करना होता है स्टेटमेंट 2 सही, दोनों सही हैं, दोनों इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, या इनमें से दोनों में से कोई एक गलत है और एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ऐसा चीज़ें पता लगानी है, राइट। ये नहीं पता लगाना कि ये सही है गलत है, तो सही है तो पहले ये पढ़ लिया करो। स्टडीज इंडिकेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री अकाउंट फॉर मोर देन 5% ऑफ द ग्लोबल कार्बन एमिशन। मतलब जो सीमेंट इंडस्ट्री से कार्बन एमिशन होता है वो 5% से ज़्यादा है ग्लोबल कार्बन एमिशन का, ये बात बोल रहा है ये। ओके, अब देखो 2 इंडस्ट्रियल स्टेप्स दिए गए हैं। एक तो ये कि सिलिका बियरिंग क्ले इज़ मिक्स्ड विद द लाइमस्टोन व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। ठीक है, सीमेंट बनाने के लिए सिलिका बियरिंग क्ले को मिक्स किया जाता है लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन में कोई चीज़ मिक्स कर रहे हैं क्ले सीमेंट बनाने के लिए। यहाँ पे लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम ड्यूरिंग द क्लिंकर प्रोडक्शन फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, राइट। बात कर रहा है कार्बन एमिशन की, यहाँ पे बोल रहा है सिलिका को बस हमने लाइमस्टोन से मिक्स कर दिया। अब कोई चीज़ किसी से मिक्स करोगे तो कार्बन एमिशन कैसे होगा? एक स्टेप भले हो सकता है, सीमेंट बनाने के लिए आपने दोनों को मिक्स कर दिया। कोई चीज़ मिक्स कर रहे हो तो ना तो आपको भाई किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, आपने बस मिक्स कर लिया सिंपल से, ना तो आपने उसको आग में डाला ना धुआं निकला, तो मिक्स कर दिया। इसमें कैसे कार्बन एमिशन होगा, राइट। भाई यहाँ लिखा है क्ले, आपने बस एक क्ले को लाइमस्टोन से मिक्स कर दिया तो क्या एकदम ब्लास्ट हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसेस निकल जाएंगे एटमॉस्फेयर में? ऐसा नहीं होता, राइट। इट्स जस्ट अ मिक्सिंग। यहाँ पे आप लाइमस्टोन को कन्वर्ट कर रहे हो, लाइमस्टोन को कन्वर्ट कर रहे हो, है ना। लाइमस्टोन अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हो तो पता है कैल्शियम कार्बोनेट। आप कार्बोनेट को बर्न करोगे कन्वर्ट करने के लिए, किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर रहे हो, लाइम में कन्वर्ट कर रहे हो, राइट। तो तब फिर आपको फर्नेस में चीज़ें डालनी पड़ेंगी और गैस निकलेगी लॉजिकली, राइट। क्या निकलेगी? गैस CO2 निकलेगी, यानी ग्रीन हाउस एमिशन होगा। तो यहाँ पे तो एमिशन होगा, यहाँ नहीं होगा, है ना। मतलब ये स्टेटमेंट कार्बन एमिशन को जस्टिफाई कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, राइट। हाँ, बट ये दोनों फैक्चुअली करेक्ट हैं। इसमें हो सकता है सीमेंट को, क्ले को सीमेंट भाई लाइमस्टोन से मिक्स किया जाता हो, इसमें तो कोई आपको क्या पता, इंडस्ट्रियल स्टेप्स हैं, होते ही हैं भाई। सीमेंट वगैरह बनानी है, मिक्स करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्टेप तो सही है, बट एक्सप्लेन खाली यही कर रहा है कार्बन एमिशन को, राइट। सो आंसर वुड बी बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, क्योंकि ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा उसको, सिर्फ यही वाला कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे देखो 28th UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी। इंडिया ने रिफ्रेन कर दिया फ्रॉम साइनिंग द डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, इसमें आपको ये नहीं पता करना ये सही है गलत है, राइट। बस याद रखना कि इंडिया ने रिफ्रेन कर दिया है डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ पे,
रिफ्रेन कर दिया तो कुछ रीज़न रहा होगा रिफ्रेन करने का, राइट। सेकंड स्टेटमेंट देखो, COP 28 में डिक्लेरेशन लिया गया है कि एक बाइंडिंग डिक्लेरेशन लिया गया कि भाई हेल्थ सेक्टर को डीकार्बनाइज करना बहुत मैंडेटरी है, मतलब हेल्थ सेक्टर से कार्बन एमिशन बिल्कुल ना हो, ऐसा बिल्कुल मैंडेटरी कर दिया गया, बाइंडिंग डिक्लेरेशन है। अब बताओ अगर बाइंडिंग होता तो इंडिया रिफ्रेन कैसे करता। ऐसी जो समिट्स होती हैं इसमें यूजुअली बाइंडिंग डिक्लेरेशन नहीं दी जाते। हाँ, डिक्लेरेशन जरूर होगा ऐसा कि भाई डीकार्बनाइज करना है हेल्थ सेक्टर को, इसलिए इंडिया पीछे हट गया होगा, बट बाइंडिंग डिक्लेरेशन नहीं है। बाइंडिंग होता तो इंडिया अगर इसका मेंबर है तो इंडिया को एक्सेप्ट करना होता, ठीक है। तो बाइंडिंग देखते ही आपको ये गलत कर देना चाहिए था, राइट, कि बाइंडिंग कैसे डिक्लेरेशन हो सकता है छोटी सी समिट में। इंडिया ने रेफ्रेन किया तो कुछ रीज़न होगा, क्यों? क्योंकि इंडिया का हेल्थ सेक्टर अगर डीकार्बनाइज कर दिया गया तो शायद उसकी रेजिलियंस में भी कॉम्प्रोमाइज्ड, हमारे हेल्थ सिस्टम की रेजिलियंस में भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। यहाँ नहीं लिखा कि रेजिलियंस पक्का कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, राइट, लिखा है मे भी कॉम्प्रोमाइज। जहाँ भी सॉफ्ट वर्ड यूज़ करे UPSC, मे, कैन, माइट, तो यूजुअली वो सेफ वर्ड्स होते हैं, राइट। अगेन नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर, बट हाँ ऐसे क्वेश्चन में अपना दिमाग भी लगाना है ना, कहाँ ये चीज़ वर्क कर रही है, राइट। तो अप्लाई बेसिक कॉमन सेंस यहाँ पे, ठीक है, कि भाई आप सोचो अगर आपके कोई गांव में कोई अस्पताल वगैरह है, राइट। हमारे गांव में जो रूरल हेल्थ केयर सिस्टम्स बने हुए हैं, हमारी बहुत सारी वैक्सीन कोल्ड चेन सिस्टम बने हुए हैं, सब कुछ को पावर कोल से आती है, कोल ग्रिड से जुड़े हुए हैं सब। हम अचानक सब कुछ कोल ग्रिड से हटा दें और बोले नहीं हमें पूरी तरह से डीकार्बनाइज करना है हेल्थ सेक्टर को, तो फॉर टाइम बिंग हमारा हेल्थ सेक्टर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, राइट, ओके। हो सकता है भाई हमने कोल ग्रिड बंद कर दी तो हमारे गांव के अस्पतालों में लाइट ही नहीं आ रही है और बहुत से लोगों की ज़िंदगी चली जाए उसमें, अस्पतालों में लाइटें ही नहीं आ रही, पता लगा, राइट। तो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है अचानक से डीकार्बनाइज करने पे, इसलिए इंडिया ने रिफ्रेन कर दिया। तो येस, स्टेटमेंट थर्ड एक्सप्लेन इट, सेकंड इज रॉन्ग, मतलब सेकंड तो रॉन्ग है और थर्ड सही एक्सप्लेन कर रहा है। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट सेकंड थर्ड इज करेक्ट, एंड वही स्टेटमेंट जो करेक्ट है वही एक्सप्लेन करता है फर्स्ट को, थर्ड इज करेक्ट, वही फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, राइट। अब इसमें जैसे ही आप ये देखते हैं ना मैंडेटरी, तुरंत ही आपका 50-50 तो ऐसे ही पहुंच जाते हैं, ये दोनों तो तुरंत ही कट जाता है, 50-50 पहुंच गया। आपको बस ये देखना है कि दोनों सही है एक सही है, राइट। तो सेकंड तो हटाते ही आप 50-50 पहुंच जाते हैं, इस तरह से चीज़ें देखनी है, ओके। अगेन ये क्वेश्चन देखो, साइंटिफिक स्टडी सजेस्ट करती हैं कि अर्थ में जो है वो रोटेशन एक्सिस जो है वगैरह शिफ्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है, अर्थ का रोटेशन एक्सिस शिफ्ट हो रहा है। दूसरा है सोलर फ्लेयर्स, कहीं ना कहीं उनसे कोरोनल मास इजेक्शंस होते हैं जो कि अर्थ को बम्बार्ड करते हैं, अर्थ के आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर को। बिल्कुल सही है, आपने ऑरोरा के बारे में पढ़ा होगा, राइट। ऑरोरा फॉर्मेशन के बारे में लोग यही देखने तो जाते हैं कि सोलर फ्लेयर्स कैसे आउटर एटमॉस्फेयर में टकरा रहे हैं, तो वहाँ पे रोशनी फॉर्म हो रही है ग्रीन कलर की, बहुत लाइट देखने जाते हैं लोग ऑरोरा वगैरह, राइट। लद्दाख में भी होता है और उधर नीदरलैंड्स वगैरह में लोग देखने जाते हैं, ऑरोरा फॉर्मेशन इसको ही तो बोलते हैं, तो ये तो सही है, राइट। बट इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे अभी नहीं आएंगे, देख रहे हैं ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, है ना। एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट, अर्थ की पोलर आइस मेल्ट हुई तो वो मूव होके कहाँ आएगी, इक्वेटर तरफ आएगी भाई, मूव होके। अगर पोलर पे आइस मेल्ट हुई है तो वो इक्वेटर की तरफ आएगी है, राइट। भाई कोई चीज़ ऐसी है यहाँ पे मेल्टिंग शुरू हुई है अगर, ठीक है, और वो रोटेट भी कर रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो इधर अर्थ की तरफ इक्वेटर की तरफ आएगी ना। वाटर टॉप पे मेल्ट हुआ है तो ग्रेविटी स्पिन की वजह से नेचुरली वो फ्लूइड जो है मिडिल की तरफ आएगा, ठीक है ना, तो पानी बह के इधर ही आएगा। और यहाँ पे आइस मेल्ट हो रही है तो बिल्कुल सही बात है, मतलब दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं। और जैसे ही पता लगा दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं तो आपको ये दोनों तो तुरंत ही कैंसिल आउट कर देना है, राइट, कि भाई ओनली वन ऑफ स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों ही गलत हैं, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, 50-50 तक पहुंच गए, राइट। 50-50 तक पहुंचना ही अपने आप में बहुत बड़ी जीत है और तुरंत पहुंच जाओगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, तुरंत सॉल्व कर लो क्वेश्चन सही, राइट। अब हमें इतना पता लगाना है कि इन दोनों में से कौन ऐसा स्टेटमेंट है जो अर्थ की रोटेशन और एक्सिस को ही शिफ्ट कर रहा है, कौन सा है। सोलर फ्लेयर्स और उसके इजेक्शंस तो हमेशा से होते आए हैं, ऑरोरा फॉर्मेशन हमेशा से होता आया है, क्या उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि अर्थ का रोटेशन एक्सिस ही शिफ्ट हो जाएगा। या फिर जो हमारी पोलर आइस है, 1-2 किलो आइस तो है नहीं, ट्रिलियंस ऑफ टन्स ऑफ सॉलिड आइस है, मेल्ट हो रही है वाटर में मेल्ट हो जा रही है और फिजिकली माइग्रेट कर रही है वो आइस, ट्रिलियंस ऑफ टन्स ऑफ आइस माइग्रेट करके पोल से इक्वेटर तरफ मूव कर रही है। इससे अर्थ की रोटेशन पे असर पड़ सकता है, इससे अर्थ का एक्सिस शिफ्ट हो सकता है, ना कि सोलर मास इजेक्शन से जो कि हमारे आउटर एटमॉस्फेयर में है, अर्थ तक ज़मीन तक पहुंच भी नहीं रहे, तो इनका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सेकंड इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग दिस, थर्ड इज एक्सप्लेनिंग दिस, यानी दोनों सही तो हैं बट एक्सप्लेन खाली एक ही कर रहा है, दैट्स वाई आंसर वुड बी बी, ओके। इस क्वेश्चन में बात की गई है नेचर सॉल्यूशंस की। नेचर सॉल्यूशंस ढूंढने वाला कोई फाइनेंस हब है, किसके लिए, एशिया और पैसिफिक के लिए है। बात एशिया पैसिफिक की हो रही है, ऑप्शन क्या दिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट। एशिया पैसिफिक की बात हो रही है, न्यू डेवलपमेंट बैंक तो ब्रिक्स का है, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ब्रिक्स का है वो,
साउथ अमेरिका, अफ्रीका जैसे कंट्रीज़ भी हैं, तो सिर्फ एशिया में फोकस क्यों करेगा? तो ये काट दो फटाक से, राइट। IBRD पूरे ग्लोबल बैंक है, सिर्फ एशिया पैसिफिक फोकस क्यों करेगा? ये भी काट दो, ये दोनों काट दिया। हम देखेंगे ना, अगर एशिया वर्ल्ड है तो यूपीएससी ने हिंट दिया है हमें, हम हिंट के साथ अपने एंजॉय करेंगे। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में से कोई एक होगा। 50-50 तक पहुँच गए आसानी से। अब देखो, यहाँ लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ लिखा है डेवलपमेंट, और बात हो रही है नेचर सॉल्यूशंस की, मतलब कुछ ऐसे सॉल्यूशंस जो नेचुरल हो या नेचर को प्रोटेक्ट करने के बारे में हो, राइट, एनवायरनमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशंस हों। तो मतलब कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली चीज़ें आ रही हैं। अब आप बताओ, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाला बैंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेगा, जो भी हाईवेज़ बनाता है, पुल बनाता है, बिल्डिंग्स बनाता है? कोई ऐसा बैंक जो इस चीज़ के लिए पैसे देता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो नेचर सॉल्यूशंस के लिए पैसे देगा? या डेवलपमेंट की जो बात करता है बैंक, वो पैसे देगा? क्योंकि डेवलपमेंट का एक कोर पार्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को सस्टेनेबल बनाने के लिए ही एक एशियन डेवलपमेंट बैंक ऐसे पैसा दे सकता है। मतलब चांसेस ज़्यादा यही हैं। अगर आपको या तो पता हो, बिल्कुल नहीं पता है, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाले बैंक से या फिर डेवलपमेंट वाले बैंक से, दोनों में से किससे ज़्यादा उम्मीद करोगे कौन नेचुरल सॉल्यूशंस पर ध्यान देगा? तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जनरली कैपिटलिस्ट लोग तो इन पर ध्यान नहीं देंगे, बट हाँ, अगर कोई डेवलपमेंट की बात कर रहा है तो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसका एक बिल्कुल सेपरेट ना किए जा पाने वाला एलिमेंट है। तो नेचर सॉल्यूशंस में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट देख के नेचर सॉल्यूशंस, ये आप एशियन डेवलपमेंट बैंक सही कर सकते थे। ओके, ये दोनों तो तुरंत ही गलत कर देते, 50-50 पे था, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो यहाँ तक आंसर तक पहुँच जाते, राइट। ये क्वेश्चन भी देखो, विद रेफरेंस टू डायरेक्ट एयर कैप्चर की बात कर रहे हैं, ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, भी बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? अब सबसे पहले समझना है कि डायरेक्ट एयर कैप्चर की जा रही है, राइट। और दूसरी चीज़, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है ये, कोई एक टेक्नोलॉजी जो अभी इमर्ज हो रही है, डेवलप कर रही है, ठीक है। ऐसी टेक्नोलॉजी तो कैन बी दिखे अगर आपको, कैन बी तो मतलब वो सही है, क्योंकि इमर्जिंग है, अभी पता भी नहीं आगे वो टेक्नोलॉजी क्या क्या कर सकती है, बट वो कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए यूपीएससी ने सॉफ्ट वर्ड्स यूज़ किए हैं, कैन बी। तो ऐसे ही बता देते भाई, तीनों ही सही हैं, कैन भी लिखा है तो, बट फिर भी देख लो एक बार ध्यान से कि डायरेक्ट एयर कैप्चर करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी क्यों बनाई जाएगी? एयर को कैप्चर क्यों करना है हमें? एयर में ऐसी क्या दिक्कत आ गई भाई कि एयर को कैप्चर करना पड़ रहा है? ऐसी क्यों टेक्नोलॉजी बना रहे हो? कुछ तो है एयर में गड़बड़, या तो पॉल्यूशन ज़्यादा है या ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा हैं। कैप्चर करने के लिए हम क्या बना रहे हैं? एयर को कैप्चर करने का कुछ टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, डायरेक्टली एयर ही कैप्चर कर लिया जाए, ठीक है। उसमें पॉल्यूशन वगैरह, ग्रीन हाउस गैस वगैरह ले जाकर कहीं फेंक दो एक साथ, ठीक है। तो समथिंग रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज है, ये समझ आ गया आपको। एयर को तभी कैप्चर करोगे जब क्लाइमेट चेंज में इम्पैक्ट पड़ रहा हो कुछ, वरना क्यों करोगे एयर को कैप्चर, है ना। दूसरा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में याद रखना कि बहुत गलत होता है फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को फॉल्सिफाई करना। बहुत कठिन होता है कि आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को फॉल्सिफाई कर दो, ये गलत है। नहीं, फ्यूचर में ऐसा नहीं कर पाएगी टेक्नोलॉजी। अगर कोई टेक्नोलॉजी आज एयर को कैप्चर कर रही है तो कल को वो कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन में हेल्प कर सकती है, कि भाई एयर से सारा कार्बन कैप्चर कर लिया, जाके कहीं सेक्वेस्टर कर दिया, कहीं दफना दिया उसको। कल को ये टेक्नोलॉजी जो है एक वैल्यूएबल अप्रोच साबित हो सकती है प्लास्टिक प्रोडक्शन के लिए और फूड प्रोसेसिंग के लिए। हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। अब आप सोचोगे सर प्लास्टिक में तो कैसे हो जो डायरेक्ट एयर कैप्चर कर रहे हैं? एयर कैप्चर कर रहे हो, एयर में क्या कैप्चर कर रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह कैप्चर कर रहे हो, राइट। प्लास्टिक किस चीज़ के बनते हैं? हाइड्रोकार्बन्स के बनते हैं, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग में सपोज़ आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, ड्रिंक्स पीते हो, राइट, उनको फिजी रखने के लिए, ठीक है, या फिर फूड को कोल्ड रखने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है ना सब में। तो क्या आप ये कैप्चर्ड कार्बन को यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए? बिल्कुल कर सकते हो, कार्बन को कैप्चर करके। एविएशन सेक्टर में भी इसका यूज़ हो सकता है। कैन बी सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन टू क्रिएट सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल। बिल्कुल हो सकता है भाई, जहाँ पे कार्बन का यूज़ है, राइट, सोर्स ऑफ कार्बन बन सकता है। यहाँ से आपने एयर से कार्बन कैप्चर कर लिया और जहाँ भी कार्बन के यूज़ होते हैं वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो, इसमें दिक्कत क्या है? तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगर दिक्कत तब होती, यहाँ लिखा होता ओनली बी वैल्यूएबल, कैन नॉट बी यूज्ड, तब दिक्कत होती, तब खतरे की घंटी बजती। कैन बी में कोई खतरे की घंटी नहीं बजनी चाहिए, राइट, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ रिलेटेड है, थोड़ा दिमाग लगाओगे कि भाई ये एनवायरनमेंट का पेज है, एनवायरनमेंट की बातें हो रही हैं, पेरिस एग्रीमेंट की बातें हो रही हैं, राइट, तो कर लोगे। अच्छा, ये क्वेश्चन ने एक्सप्लेन करा है, तीनों ही सही हैं और सब एक दूसरे को एक्सप्लेन करा है, कुछ ऐसा नहीं है जो आपको ट्रैप पहचाना है, सब सही है, इसलिए नहीं करवाया, राइट। एक आज का लास्ट क्वेश्चन ये देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, बहुत लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, ओके। रिगार्डिंग पिकॉक टेरेंटुला या फिर गूटी टेरेंटुला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोई टेरेंटुला है, गूटी टेरेंटुला, वैसे तो आपको पता होना चाहिए टेरेंटुला मतलब मकड़ी, बट ट्रस्ट में मुझे भी नहीं पता था कि टेरेंटुला मतलब मकड़ी है, और एग्जामिनर जो हिंदी वर्जन दिया था उसने भी नहीं लिखा था कि ये मकड़ी है, उसने भी टेरेंटुला ही लिखा था, बट यहाँ पिकॉक लिखा हुआ है।
इस टेरेंटुला को पिकॉक टेरेंटुला नाम क्यों रखा गया होगा? क्योंकि ये कुछ तो पिकॉक जैसा काम करता होगा, राइट। पिकॉक कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं। पिकॉक एर्बोरियल स्पीशीज़ भी होते हैं क्योंकि पेड़ों में रहते हैं। पिकॉक अगर फॉरेस्ट में रह रहे हैं तो भाई एर्बोरियल हो सकता है स्पीशीज़, जो भी होगा टेरेंटुला। मुझे नहीं पता टेरेंटुला क्या है, बट पिकॉक नाम रखा गया, मतलब जंगल में तो रहता है। सेकंड तो सही है, राइट। और दूसरी चीज़, एर्बोरियल स्पीशीज़ हो सकता है क्योंकि टेरेंटुला अगर पिकॉक जैसी हरकतें कर रहा है, जंगलों में रह रहा है, तो पेड़ों पर भी रह सकता है। एर्बोरियल मतलब जो ऐसे लोग जो ट्री पे रहते हो, तो बिल्कुल अगर फॉरेस्ट में रह रहे हो तो फॉरेस्ट में, ज़मीन में क्यों रहोगे, पेड़ पे रहो आराम से, राइट। तो सेकंड एंड थर्ड मेरा सही कर सकता हूँ, बट फर्स्ट में मुझे डाउट होगा कि ये ओमनीवोरस है और ये क्रस्टेशियन है। दोनों पे डाउट, मुझे क्या पता क्रस्टेशियन है, राइट, या आर्केनिड्स है, मुझे नहीं पता टेरेंटुला क्या है, राइट। और ये ओमनीवोरस है कि सब कुछ खा सकता है, मुझे भी नहीं पता। ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, मैं इसके साथ नहीं जाऊँगा। यहाँ पे यूपीएससी के 2 ट्रैप सेट कर रखे हैं, दोनों में से कुछ भी गलत हो सकता है, राइट। बट ये सही है क्योंकि पिकॉक नाम अगर रखा है तो ये हो सकता है इंडिया के कुछ फॉरेस्ट में मिलता हो। ये भी लिखा है कि इंडिया के ओनली इन लिमिटेड सम फॉरेस्ट, तो याद रखो कि इंडिया के ओनली सम फॉरेस्ट में मिलता है। तो इसमें कोई बहुत एक्सट्रीम बात नहीं है। बहुत से स्पीशीज़ हैं जो एंडेमिक है इंडिया के, ये कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है। बहुत से स्पीशीज़ हैं जिनका इंडिया ही हैबिटेट है, तो इसमें ये नहीं कि ओनली इंडिया में कैसे मिल सकता है। एंडेमिक स्पीशीज़ पढ़े हो ना, बहुत से स्पीशीज़ है इंडिया के एंडेमिक है, इंडिया में ही मिलते हैं, राइट। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। इसका नाम यहाँ पे लिखा है गूटी टेरेंटुला, और गूटी आपने थोड़ी सी मैपिंग वगैरह करी, गूटी एक आंध्र प्रदेश की जगह है, इसलिए इसका नाम गूटी रखा गया है। थोड़ा दिमाग लगाते हैं, मैपिंग वगैरह अच्छे से करा करो, थोड़ा लोकेशंस के बारे में देखा करो, पढ़ा करो, अपने आप को अवेयर रखा करो, तो पता रहेगा गूटी एक जगह है आंध्र प्रदेश की, तो ऑब्वियसली वहीं पे होगा ये, इसलिए इंडिया का ही होगा, है ना। तो गूटी से भी समझ जाते हैं आप, अगर पिकॉक से नहीं समझ पा रहे हो तो। पिकॉक और गूटी वेर द बिगेस्ट हिंट, और दोनों हिंट यूपीएससी ने आपको अपने ऑप्शन में दे रखे थे, ठीक है। तो ये दोनों आप सही करते, ये गलत करते, तो अपने आंसर तक पहुँच जाते, राइट। ये सेकेंड और थर्ड सही है, फर्स्ट का मुझे नहीं पता, राइट। इस क्वेश्चन से हिंट क्या लेना है? जो भी पीवाईक्यूज हमने किया उनके पेरिफेरल टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने, यही सारी चीज़ें हमने अपने पीवाईक्यू रिवर्स इंजीनियरिंग बैच में करवाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया है कि जो भी चीज़ें होती हैं उनके पेरिफेरल टॉपिक्स को प्रिपेयर किया करो। अब आपकी जिम्मेदारी है, क्रस्टेशियन पे क्वेश्चन अगर आया हुआ है, राइट, आपको पता होना चाहिए क्रस्टेशियंस क्या होते हैं, आर्थ्रोपॉड्स क्या होते हैं, आर्केनिड्स क्या होते हैं, ये सब पूरा किंगडम जो स्पीशीज़ वाला है पढ़ के जाना एक बार। हो सकता है यूपीएससी अगली बार कुछ और टफ क्वेश्चन पूछ ले। इस तरह से पेरिफेरल टॉपिक्स प्रिपेयर किए जाते हैं, देखना पक्का एक ना क्वेश्चन आएगा किंगडम से, ठीक है। तो जो भी पीवाईक्यूज़ कर रहे हो, अगर आप रिवाइज़ करना है आपको, साथ साथ क्लास के 1 हफ्ते बचे हैं, तो पीवाईक्यूज़ के साथ साथ रिवीजन करो। जिन एरियाज़ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं उन एरियाज़ को जाकर रिवाइज़ करो सभी सब्जेक्ट्स में, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, कीप रिवाइजिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। थैंक यू।